अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोविड-19 कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम मीट्रिक स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे। और आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम मीट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर मीट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और एक एग्जांपल करेंगे मीट्रिक स्पेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो मीट्रिक को सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि मीट्रिक क्या होता है। लेकिन मीट्रिक को पढ़ने से पहले मैं रिकॉल करना चाहता हूँ कि टू सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और आप इन दोनों सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हम इसे ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होंगे, जिन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का मेंबर होगा और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का मेंबर होगा। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी दो सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल मेंबर्स की तादाद क्या होगी, तो वो आपके इल्म में होगी कि अगर सेट ए के मेंबर्स की तादाद 5 है, सेट बी के मेंबर्स की तादाद 7 है, तो इन दोनों सेट्स के दरमियान अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में जो मेंबर्स की तादाद होगी वो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 35 होगी। इसको जनरल फॉर्म में अगर यूं भी कह सकते हैं या पढ़ा जा सकता है कि सेट ए के मेंबर्स अगर m हैं, सेट बी के मेंबर्स n हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर m मल्टीप्लाई बाय n होंगे। इसमें आखिरी बात जो हम रिकॉल करेंगे वो ये कि सेट ए और बी के दरमियान जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिया, इसी तरह सेट ए के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा सकता है। और इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेंबर्स की तादाद की कितनी होगी, जितनी सेट ए में मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की तादाद का स्क्वायर ले लें तो हमें ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स की तादाद का पता चल जाएगा। तो जब हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि मीट्रिक क्या होता है, क्योंकि मीट्रिक की डेफिनेशन जब आपको क्लियर होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि मीट्रिक स्पेस किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मीट्रिक के लिए डेफिनेशन ये है कि x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन जिसको हम d से डिनोट कर रहे हैं जो कि डिफाइंड है x क्रॉस x से सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ, इज कॉल्ड आ मीट्रिक ऑन x if it satisfies the following four conditions। मैं ये चाहूँगा कि कंडीशंस को पढ़ने से पहले अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बता रहा है कि जो आपका फंक्शन d है इसकी डोमेन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट x की सेट x के साथ और इसकी को डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिस मशीन की एक तरफ जो इनपुट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में है, क्योंकि जाहिरी बात है डोमेन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से जो इनपुट होंगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स चूंकि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, लिहाजा इस फंक्शन की इनपुट ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में है। और उसके बाद डी जैसे डिफाइंड होगा, जिस तरह उसको प्रोग्राम किया गया होगा, जैसे उसका प्रोसेस लिखा हुआ होगा, उसके मुताबिक
वो आउटपुट दे देगा जो कि हमारी सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी मेंबर यानी कि कोई भी रियल नंबर आएगा। तो आप देखते हैं कि ये फंक्शन अगर इन 4 कंडीशंस को पूरा करे तो ये मीट्रिक कहलाएगा। तो ये 4 कंडीशंस क्या हैं? उसमें पहली कंडीशन ये है कि ये फंक्शन जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा तो हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो देगा, वो आंसर में आएगा या वो हमारी आउटपुट होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर पर ये डी अप्लाई हो और अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर ये फंक्शन के काम करने का तरीका ऐसा हो कि डी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई हो या ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स की जगह बदल दें यानी कि डी वाई एक्स पे अप्लाई हो, दोनों शक्लों में जो आंसर है वो सेम आएगा। और फोर्थ कंडीशन ये है कि एक हमारे पास ट्राइएंगल इनइक्वालिटी पूरी होगी कि यानी कि अगर हम 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जी लें तो डी ऑर्डर्ड पेयर एक्स जेड पे लगे और डी एक्स वाई और वाई जेड पे लगे तो इसका सम इस डी एक्स जेड से लेस देन इक्वल होगा। इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा बात क्लियर होगी, लेकिन हमें पता है कि ये ट्राइएंगल इनइक्वालिटी भी है। ट्राइएंगल इनइक्वालिटी कैसे है? जैसे आपको पता है कि ट्राइएंगल में कोई एक साइड की लेंथ बाकी दो साइडों की लेंथ के सम के इक्वल या उससे लेस होती है, तो वो उस टाइप की है जो अभी हम दोबारा इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये 4 कंडीशंस अगर कोई फंक्शन पूरी करता है तो हम कहेंगे वो फंक्शन सेट एक्स पर मीट्रिक कहलाएगा। अब ये 4 कंडीशंस के नेम हैं, जिसमें पहली कंडीशन का नाम नॉन नेगेटिविटी है, दूसरी कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तीसरी कंडीशन को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं और फोर्थ कंडीशन को हम ट्राइएंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये देखा कि कोई भी फंक्शन किसी सेट पर मीट्रिक तब कहलाएगा जब वो 4 कंडीशन जो है वो हमारी पूरी करे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट रिमार्क हम देखते हैं, कुछ लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। पहला ये है कि जब किसी सेट पर कोई मीट्रिक डिफाइंड कर गया तो ये हमारा पेयर जिसमें सेट एक्स वो सेट है जिस पे मीट्रिक डी डिफाइंड है, तो ये सेट एक्स हमारा जो है वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा सेट मीट्रिक स्पेस कहलाएगा जब उस पे कोई मीट्रिक डिफाइंड हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस सेट पर मीट्रिक डिफाइंड होगी उसको अंडरलाइंग सेट या ग्राउंड सेट कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप आने वाली एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कुछ जगह पे हमें कहा जाएगा कि सेट आपको दे दिया जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन भी होगा और आप देखेंगे कि उस फंक्शन की डेफिनीशन को देखते हुए हम प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन उस सेट एक्स पर मीट्रिक है या नहीं है। और बाद में आने वाली कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि मीट्रिक फंक्शन जो होगा उसकी डेफिनीशन नहीं दी गई होगी, बल्कि उस मीट्रिक फंक्शन से मुतल्लिक मज़ीद स्टडी की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ एग्जांपल्स में जो फंक्शन डी होगा उसकी डेफिनीशन इम्पॉर्टेंट होगी और कुछ में वो डेफिनीशन इर्रेलेवेंट हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में उसने कहा है कि जब फंक्शन डी की डेफिनीशन इर्रेलेवेंट हो जाए, उसका कोई रोल ना हो, तो हम इस ब्रैकेट एक्स डी की बजाय सिंपल एक्स से भी मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे। तो जब सिंपल एक्स कहा जाए कि ये एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि एक्स पे कोई ना कोई मीट्रिक डिफाइंड होगी। अब आपका ये क्वेश्चन कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सेट आप लें और उस पर कोई मीट्रिक डिफाइंड ही ना हो, तो जाहिर बात है आगे चलकर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दूंगा कि कोई भी सेट हो वो नॉन एम्प्टी, तो लाजमी बात है कि उस पर कम से कम एक मीट्रिक जो है वो ज़रूर डिफाइंड हो। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये क्यों आप कह सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये फोर्थ कंडीशंस को देखें
तो आप ऑब्जर्व करेंगे एक बात कि ये फंक्शन की चारों प्रॉपर्टीज एक्चुअली में डिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि डी एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि पहली कंडीशन ये बताती है कि कोई भी दो पॉइंट्स हों उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है। दूसरी बात, अगर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो है तो जाहिर बात है वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, एक ही जगह पे हैं, ओवरलाई कर रहे हैं। थर्ड, कि कोई से दो पॉइंट्स ले लें, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, यानी कि जैसे साहिवाल से लाहौर का डिस्टेंस या लाहौर से साहिवाल का डिस्टेंस सेम है, तो ये हमें पता है कि डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी भी ये है कि आप प्लेन के अंदर कोई से थ्री पॉइंट्स ले लें, उन थ्री पॉइंट्स में किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है या जो डिस्टेंस है वो बाकी दो डिस्टेंस के सम से या इक्वल होगी और या क्या होगी, लेस होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डी एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस लूं तो ये चारों प्रॉपर्टी डिस्टेंस की भी हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीट्रिक डी है ये हमारा डिस्टेंस फंक्शन भी है। तो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्टेंस का ये आपने डिस्कस कर लिया। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि हम एक ही सिंगल सेट पर बहुत सारी मीट्रिक डिफाइन कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी सेट पर सिर्फ एक ही मीट्रिक डिफाइन नहीं की जा सकती, बल्कि एक से ज़्यादा मीट्रिक भी डिफाइंड हो सकती हैं। इसका मतलब है एक से ज़्यादा मीट्रिक डिफाइंड होंगी तो इसका मतलब है डिफरेंट मीट्रिक स्पेसेस भी मिलेगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि several different matrix can be defined on a single given non-empty set, and in this case distinct matrix make the set into distinct metric spaces. नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीट्रिक क्या होता है। तो बड़ी आसान बात है, वो हम पहले तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल द अबव फोर एक्सियम्स ऑफ द मीट्रिक आर एग्जैक्टली द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस, सो वी कंक्लूड दैट द मीट्रिक ऑन अ सेट इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस फंक्शन, दैट इज इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द मीट्रिक स्पेस अंडर कंसिडरेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि मीट्रिक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे कि स्पेस यानी कि सेट के अंदर अगर कोई मीट्रिक डिफाइंड है तो मीट्रिक उस सेट में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को बयान करती है। फिर एक हम एग्जांपल करने लगे हैं, और ये एग्जांपल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें, उस नॉन एम्प्टी सेट पर कम से कम एक मीट्रिक जरूर डिफाइंड होगी, और वो मीट्रिक का नाम है ट्रिवियल और डिस्क्रीट मीट्रिक। अब जरा ये देखते हैं कि ये मीट्रिक चूंकि फंक्शन का नाम है तो ये फंक्शन जरा किस तरह से डिफाइंड हुआ है। लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, d is a function from x cross x to r and defined as। जरा इस फंक्शन को डियर स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये किस तरह से काम कर रहा है कि इस फंक्शन को जब भी इनपुट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की दी जाएगी जिसमें एलिमेंट्स सेम होंगे तो इस फंक्शन की आउटपुट आएगी 0, और जब भी इस फंक्शन को आप ऑर्डर्ड पेयर ऐसा देंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और हमने शो करना है कि ये फंक्शन मीट्रिक है। इसके लिए ये फोर्थ एक्सियम को हमने जो है वो सेटिस्फाई करना है, लेकिन चूंकि ये कंडीशंस हैं या एक्स वाई के इक्वल है और या एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों केसेस ले लिए कि जब x इक्वल वाई हो और जब x नॉट इक्वल टू वाई हो, या जब x और y अनइक्वल हो। तो हमें पता है कि x और y इक्वल हो तो या आंसर 0 आ रहा है, और x y अनइक्वल हो तो आंसर 1 आ रहा है। तो दोनों शक्लों में या आंसर 0 है या 1 है। इसका मतलब है मीट्रिक का आंसर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई।
सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आप मीट्रिक को इक्वल ज़ीरो रखें तो इसका मतलब होगा कि x और y ज़ीरो होने चाहिए। और हमें पता है कि अगर dxy ज़ीरो है, dxy अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब यही है कि x इक्वल किसके है, y के है। तो इसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में इफ़ एंड ओनली इफ़ है। और यहाँ से आप सपोज करके इसको प्रूव करेंगे और इसी डेफिनेशन से इसको सपोज करके इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। इसका मतलब है कि इस फंक्शन ने सेकंड कंडीशन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फुलफिल किया। थर्ड में ये है कि जब x इक्वल वाई के हो तो हमें पता है dxy का आंसर क्या है, ज़ीरो। और dyx में जब x इक्वल वाई हो तो हमें पता है dyx का आंसर भी ज़ीरो है। यानी कि मिला के पढ़ें तो dxy और dyx क्या है, सेम। क्योंकि ये फंक्शन ये कहता है कि x इक्वल वाई, इसका क्या मतलब है, x इक्वल वाई को हम y इक्वल एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है y इक्वल एक्स हो तब भी dyx जो है वो ज़ीरो ही होगा। और जब ये अनइक्वल हो तो dxy का आंसर हमें पता है कि किसके इक्वल है, 1 के। और अगर यही x y के इक्वल नहीं है तो y भी x के इक्वल नहीं है, तो तब भी आंसर क्या होगा, 1। और हम ये देख सकते हैं कि दोनों डोमेन्स के पार्ट के लिए हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। और अब आखिर में हम फोर्थ कंडीशन को देखते हैं जिसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इसमें हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक्स वाई जी जो कि एक्स के मेंबर हैं, और मुख्तलिफ केसेस को हम डिस्कस करते हैं। पहला केस है कि जब एक्स वाई और जी तीनों इक्वल हों तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर एलिमेंट्स सेम हो तो आंसर हमें पता है मीट्रिक का ज़ीरो होता है। और इसको यूं लिखा जा सकता है, और हम इसको यूं लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आंसर या तो लेस देन और या क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये क्लियर हो गया। फिर केस 2 ये है कि सभी आपस में इक्वल एलिमेंट्स नहीं हैं। अगर सभी नहीं हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर एलिमेंट्स सेम नहीं है तो मीट्रिक 1, या मीट्रिक्स नहीं बल्कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि मीट्रिक तो अभी बना ही नहीं। तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 और 1, और हम लिख सकते हैं 1 लेस देन 1 प्लस 1, और दूसरी शक्लों में 1 की जगह ये वैल्यू रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केस नंबर 2 में भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है। फिर थर्ड केस ये है कि x और y इक्वल ना हो, y और z इक्वल ना हो, लेकिन x इक्वल z के हो। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये मैंने वैल्यूज़ लिखी और हम इसको यूं लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस केस में भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है। अब फोर्थ केस में उन्होंने ये कहा था कि अगर x तो y के इक्वल हो और y z के इक्वल ना हो, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल नहीं है, तो फिर x भी z के इक्वल नहीं होगा, x z के इक्वल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये कंडीशन लिखेंगे तो केस डज नॉट एग्जिस्ट है। आप देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर x और y तो इक्वल हों और y अगर z के इक्वल नहीं हो तो x कैसे z के इक्वल हो सकता है। अगर आप लिखेंगे कि x इक्वल z है तो ये गलत बात होगी। फिर इसी तरह फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस में भी आप इसके मुताबिक डेफिनेशन के मुताबिक वैल्यूज़ को लिखें और 1 इक्वल 0 प्लस 1 लिखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसमें भी फुलफिल हो रही है। कहने का मतलब है कि जो भी आप पॉसिबल केस लें उसमें हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी फुलफिल हो रही है। लिहाजा हम कहेंगे कि डी चारों कंडीशंस को जो है वो पूरा कर रहा है। लिहाजा डी जो है वो सेट एक्स पर जो है वो मीट्रिक है, और ऐसी मीट्रिक हमारी जो है वो ट्रिवियल या डिस्क्रीट मीट्रिक कहलाती है। और ये सेट एक्स विद दिस काइंड ऑफ मीट्रिक इज कॉल्ड अ ट्रिवियल और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मैंने इसलिए पहले करवाई एग्जांपल कि इससे यहाँ पे हमें ये आइडिया हो रहा है कि मीट्रिक जो है स्पेस के लिए सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें, उस नॉन एम्प्टी सेट पे कम से कम ये फंक्शन तो हम ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं तो हमने अभी देखा कि ये फंक्शन मीट्रिक भी है। लिहाजा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो उस पर कम से कम एक मीट्रिक ज़रूर डिफाइंड हो सकती है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक मीट्रिक ज़रूर डिफाइंड हो सकती है जिसका नाम ट्रिवियल और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। और आखिर में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम कि स्टे होम, स्टे सेफ,
घर पे रहें, महफूज रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।